मेरी डेस्क पार्टनर और मैं, कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की, पिछले 6 सालों से चुपचाप एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जैसे ही मैंने आखिरकार अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई, उसने मुझे बताया कि उसके परिवार में कुछ अप्रत्याशित हो गया है। वह जल्द ही ये शहर छोड़कर जा रही थी। उस रात मैं बेबस होकर उसे मूसलाधार बारिश में अकेले रोते हुए देखता रहा। मैं जा रही हूं, अब से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, ठीक है? उस दिन के बाद वह पूरे 6 सालों तक मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गई। फिर एक शाम, काम से लौटने के बाद मैं पास की एक सुविधा स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर पर कुछ सामान लेने रुक गया। तभी सामने से एक लड़की, जिसने कुछ ज्यादा ही बोल्ड कपड़े पहने हुए थे, मेरी तरफ चली आ रही थी और मैं उसे दोबारा देखे बिना नहीं रह सका। मानना पड़ेगा, वह बेहद खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरे, मेरी पुरानी डेस्क पार्टनर और मेरे सामने खड़ी उस लड़की की छवि अचानक मेरे दिमाग में एक दूसरे पर पूरी तरह से आकर मिल गई। मैंने अनिश्चितता से उसका नाम पुकारा, सोफिया हिज। वह वहीं रुक गई। उसकी नजर मेरी ओर उठी। उसने एक बार पलक झपकाई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसे यकीन हो गया कि उसने किसी और को नहीं समझा, तो उसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें खुशी से भर उठीं। इथन कार्टर? मैं भी मुस्कुराया। सच में तुम ही हो। तुम बहुत बदल गई हो। मुझे लगा था शायद मैंने किसी और को पहचान लिया। बहुत बदल गई हो। यह सुनते ही सोफिया के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे जड़ हो गई। उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वह बस अपने छोटे से हाथ से अपनी बहुत छोटी स्कर्ट को खींचने लगी। हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैंने उसका वह छोटा सा हाव भाव देखा, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय हो गया। उसने चुपके से मेरी ओर देखा, जैसे मेरे चेहरे पर कुछ तलाश रही हो। लेकिन वह सिर्फ कुछ सेकंड ही मेरी ओर देख सकी। फिर नजरें झुकाकर सिर नीचे कर लिया। विलियम, मैं कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन उसकी वह क्षण भर की नजर मुझे बिल्कुल खामोश कर गई। मेरे सामने खड़ी यह लड़की मेरी यादों वाली लड़की से बिल्कुल अलग थी। जिस लड़की को मैं याद करता था, वह हमेशा उजली और जोश से भरी रहती थी, मानो उसकी आंखों में सितारे चमकते हों। लेकिन अब उसकी आंखों की वह चमक भी गायब हो चुकी थी। सालों की दूरी के बाद थोड़ी झिझक होना स्वाभाविक था, लेकिन इतनी नहीं कि मुझे दोबारा देखकर वह सहज रूप से पीछे हटने लगे। मुझे नहीं पता था कि इन सालों में उसने क्या क्या सहा था, लेकिन मैं इतना जानता था कि उसे ऐसा नहीं बनना चाहिए था। चाहे उसके साथ सबसे बुरा ही क्यों ना हुआ हो, चाहे वह रास्ता भटक भी गई हो, उसकी स्वाभाविक शालीनता, उसके आत्मविश्वास और उसकी अद्भुत सुंदरता के साथ उसे कभी इस हालत तक नहीं पहुंचना चाहिए था। मैंने अपने विचारों को झटका और चुप्पी तोड़ी। क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? इतनी रात को अकेली क्या कर रही हो? उसने सिर झुकाए ही जवाब दिया। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। मैं साउथ हिल हाई स्कूल के पास रहती हूं, इस मोहल्ले में नहीं। वह ऐसे जवाब दे रही थी जैसे कोई छात्रा डांट खा रही हो। हर सवाल का बहुत संभल कर उत्तर देती और जवाब देने के बाद चोरी चोरी मेरी तरफ देख लेती, मानो मेरे चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैंने उससे एक और सवाल पूछ लिया, तो शायद वह रो पड़ेगी। ये तो बस एक सामान्य बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी डरी सहमी लड़की से पूछताछ कर रहा हूं। इसलिए मैंने अपना लहजा नरम किया और बात को सामान्य दिशा में मोड़ने की कोशिश की। अब घर जा रही हो? उसने सिर हिलाकर हूं कहा। मैंने फिर पूछा, पैदल? उसने फिर से सिर हिला दिया। बस ऐसे ही चलता रहा। मैं एक सवाल पूछता और वह एक शब्द में जवाब देती। उसके संकोची चेहरे के साथ मिलाकर देखूं तो ऐसा लगने लगा था मानो मैं कोई बदमाश हूं जो एक मासूम लड़की को परेशान कर रहा हो। मैंने बगल में बने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ देखा और कहा, मैं यहीं रहता हूं, क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? यहां से साउथ हिल हाई स्कूल तक काफी दूरी है। उसने भी मेरी नजर का पीछा करते हुए उस अपार्टमेंट की तरफ देखा, जैसे मन ही मन कुछ नोट कर रही हो। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मैं उसे घर छोड़ दूंगा, वह घबरा गई। ना ना नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं पैदल चली जाऊंगी, सच में। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी और मुझे भी थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। इसलिए मैंने मजाक में कहा, इतनी औपचारिक क्यों हो रही हो? कहीं तुम्हें मुझ पर बुरी नीयत का शक तो नहीं? वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन घबराहट की वजह से उसके शब्द उलझ गए।
वह बस हकलाने लगी। मैं मुस्कुरा दिया। सिर्फ घर छोड़ना ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम यहीं रुको, मैं अपनी कार लेकर आता हूं। मैंने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया और मुड़कर तेजी से भाग गया। वह मुझे जाते हुए देखती रही। कुछ कहना चाहा लेकिन फिर रुक गई। मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा था। उसकी आंखें फिर से कहीं दूर खो गई थीं, बिल्कुल खाली। कुछ देर बाद एक पुरानी से जर्जर सी कार उसके सामने आकर रुकी। वह झिझकते हुए आगे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने चिंता भरी आवाज में पूछा, मेरे जैसी लड़की को अपनी कार में बैठाने से तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा तो नहीं लगेगा? उसकी आवाज धीरे धीरे और भी धीमी होती गई, मानो उसे खुद ही लगता हो कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने स्टीयरिंग व्हील मजबूती से पकड़ते हुए सीधा जवाब दिया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने सिर झुका लिया, चुप रही, मानो उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। कार के अंदर इतनी खामोशी थी कि माहौल असहज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच एक बहुत बड़ा पुल बन गया हो। मुख्य सड़क पर आने के बाद मैंने पहली बार अपने पास बैठी लड़की पर ध्यान से नजर डाली, तो वह इतनी शांत भी हो सकती है। अगर यह पहले वाली सोफिया होती तो वह किसी चिड़िया की तरह लगातार बोलती रहती। इसलिए मैंने बातचीत शुरू की। मैं आज दोपहर ही रिवरसाइड वापस लौटा हूं। उसने सहजता से बात आगे बढ़ाई। अच्छा, तुम पहले न्यूयॉर्क में पढ़ रहे थे ना? हाँ, और वहीं नौकरी भी मिल गई थी। मैंने जानबूझकर बातचीत को आगे बढ़ाया। इसके बाद हम धीरे धीरे और ज्यादा बातें करने लगे। मेरा व्यवहार बिल्कुल सहज और दोस्ताना था। जब भी किसी पुरानी जगह का जिक्र आता, मैं सोफिया को बोलने का मौका देता। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसके शब्द धीरे धीरे पहले की तरह सहज होकर बहने लगे थे। हमारी मुलाकात की झिझक धीरे धीरे पिघलने लगी। बात करते करते मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मुझे लगा था कि सालों पहले वाली चमकती आंखों वाली लड़की हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन इस सहज बातचीत के दौरान अपनी पैनी नजर से मैंने उसकी आंखों में वही पुरानी चमक फिर से देख ली। वह यहीं थी, मेरे बगल वाली सीट पर बैठी। वह बिल्कुल नहीं बदली थी। पुरानी सोफिया कभी गायब नहीं हुई थी। वह बस कहीं बहुत गहराई में छिप गई थी। याद है, तुम हमेशा मेरा होमवर्क नकल किया करते थे। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ। लेकिन शुक्र है, तुम बहुत होशियार थे। तुम्हारे अंक हमेशा अच्छे आते थे। सोफिया ने कहा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जो मैंने कई सालों से नहीं देखी थी। वैसे स्कूल की बात चली है, मुझे याद है तुम्हारे अंक तो मुझसे भी बेहतर आते थे। तो फिर तुमने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तुम्हारे जाने के बाद मैं तुमसे कभी संपर्क नहीं कर पाई। लेकिन मेरा यह सवाल जैसे किसी पुराने घाव को छू गया। उसका शरीर हल्का सा सख्त हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। मैं कॉलेज नहीं जा पाई। मैं एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसके भाव देखकर मैंने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसकी आवाज़ों से साफ समझ आ रहा था कि यह शब्द कहना भी उसके लिए बेहद तकलीफ देह था। कार के अंदर का माहौल अचानक फिर से भारी और दम घोंटू हो गया। मैं बात का विषय बदलने ही वाला था कि उसने खिड़की के बाहर देखा और धीरे से कहा, क्या आप आगे जाकर गाड़ी रोक सकते हैं? मैं वहीं पास में रहती हूं। मैंने आगे की ट्रैफिक देखी, फिर गाड़ी की रफ्तार कम करके किनारे लगा दी। जब कार पूरी तरह रुक गई तो सोफिया कुछ पल चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, मैं चलती हूं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। बर्फ के एक फाहे जितनी हल्की हरकत के साथ उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और मेरी तरफ देखा। पूरी शाम में पहली बार उसने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत की थी। उसकी पुतलियों में बेचैनी की हल्की चमक थी और उनमें टूटी हुई उम्मीदों के छोटे छोटे टुकड़े झलक रहे थे। आखिरकार वह जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपना हाथ अपनी छाती तक उठाया और बहुत झिझकते हुए हल्का सा हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मैं चलती हूं। सामने वाली सीट पर बैठी उस लड़की को धीरे धीरे उठते हुए देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे अलविदा नहीं कह पा रहा था। मैं बस उसे जमे हुए सा देखता रह गया। क्या वह सचमुच मुझसे विदा ले रही थी? अचानक मुझे वर्षों पहले अपनी उस डेस्क पार्टनर के साथ बिताए हुए सारे छोटे छोटे पल याद आ गए। वह सहपाठी, टैटू वाला। इतने सालों बाद भी वह बिल्कुल नहीं बदली, जरा सी भी बड़ी नहीं हुई। उसके चेहरे पर सब कुछ साफ लिखा हुआ था।
तुम्हारी आंखों में वह कैसा भाव था, जैसे तुम मदद की गुहार लगा रही हो, और तुम्हारी वह आवाज इतनी अंतिम, इतनी दृढ़, वह किस लिए थी? तुम्हें उस हालत में देखकर मैं कैसे चैन से तुम्हें जाने दे सकता था? मैं तुरंत होश में आया और उसी क्षण उसे रोकते हुए बोला, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मेरे साथ कुछ खाने चलोगी? सोफिया ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे खोलते हुए कहा। उसकी आवाज भर्र आ गई, मुझे माफ करना, मैं पहले ही खा चुकी हूं। फिर उसने एक पैर बाहर रख दिया। तो फिर मुझे तुम्हें ट्रीट देने दो, कैसा रहेगा? उसने सिर हिला दिया। उसकी भावनाएं मानो टूटने की कगार पर थीं। अब वह बोल भी नहीं पा रही थी। नेपोलियन केक कैसा रहेगा? जैसे ही वह सीट छोड़कर उतरने वाली थी, वह अचानक ऐसे रुक गई मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। वह कुछ पल बिल्कुल स्थिर रही। फिर उसकी नाक सुड़कने की आवाज आई, इतनी रात हो गई है, शायद बेकरी अब तक बंद हो चुकी होगी। इतना कहते हुए वह धीरे से वापस सीट पर बैठ गई और अपने छोटे से हाथ से कार का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। शायद इस इलाके में नहीं मिलेगा, लेकिन डाउनटाउन में एक दुकान है, शायद इस समय वहां डिस्काउंट भी चल रहा होगा। सोफिया ने अपने होंठ भींच लिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ चलती हूं। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और बीच बीच में हाथ उठाकर अपने आंसू पोंछती रही। मैं सड़क पर नजरें टिकाए रहा, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। लगभग आधी रात हो चुकी थी, लेकिन डाउनटाउन तो आखिर डाउनटाउन ही था। स्कूल वाले इलाके की तुलना में वहां अब भी कहीं ज्यादा रौनक थी। हम बेकरी में खिड़की के पास बैठ गए, जहां से बाहर आते जाते लोग अब भी दिखाई दे रहे थे। ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली थी, सब कुछ पहले जैसा ही था। तुम भी खाओ। सोफिया को एहसास हुआ कि सिर्फ वही खा रही है, तो उसे थोड़ी झिझक हुई। उसने केक का एक टुकड़ा मेरी तरफ सरका दिया। ठीक है। मैंने अपनी नजर खिड़की से हटाई, छोटा सा चम्मच उठाया और धीरे धीरे खाने लगा। सच कहूं तो मुझे मिठाइयां मुझे ज्यादा पसंद नहीं थीं। दो कौर खाने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा। सोफिया सिर झुकाए अपने केक पर ध्यान लगाए हुई थी। उसके बाल अब भी पहले जितने ही खूबसूरत थे, और वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। पहले मुझे उसे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब दुकान की तेज रोशनी में मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। उसके नाजुक चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। जब उसने केक का एक निवाला लेने के लिए मुंह खोला, तो मुझे उसकी जीभ पर लगा एक छोटा सा गुलाबी जड़ा हुआ पियर्सिंग हल्का सा दिखाई दिया। यहां तक कि उसकी पतली गोरी कलाई पर भी एक टैटू था। बस एक अस्थाई टैटू। मुझे नहीं पता कब, लेकिन सोफिया ने मेरी नजर महसूस कर ली। उसने खाना बंद कर दिया और एक हाथ से अपनी कलाई पर बने टैटू को ढक लिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे घूर रहा था, तो मैं भी थोड़ा असहज हो गया। समझ नहीं आया कि अब कहां देखूं। अनायास ही मेरी नजर उसके कानों की बालियों पर चली गई। वह ऐसी लग रही थी जैसे अभी रो पड़ेगी। उसने झटके से अपनी बालियां उतार दीं। वे क्लिप ऑन बालियां थीं। उसकी आंखों के किनारे पहले से ही लाल हो चुके थे। ये देखकर मैं हल्का सा सिहर गया। मैंने चुपचाप एक ठंडी सांस ली। अनजाने में मेरी नजर उसके मुंह की ओर चली गई। वह तुरंत तन गई और अपने होंठ खोलते हुए हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसके मुंह तक पहुंचने वाली थीं, उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वह रुक गई। यह है मैग्नेटिक है, मैं इसे निकाल सकती हूं, घर पहुंचकर इसे हटा दूंगी। उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में समझाया। आंसू उसकी आंखों से बहकर गालों पर उतर आए। मैं एक पल के लिए घबरा गया। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। सोफिया दूसरी तरफ मुंह फेरकर लापरवाही से अपने आंसू पोंछने लगी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसका हल्का सा मेकअप फैल गया था। वह बिल्कुल उस बच्चे जैसी लग रही थी जिसने अभी अभी कोई गलती कर दी हो। सिर झुका हुआ, दोनों हाथ गोद में रखे हुए। अब नहीं खाओगी? यह सवाल पूरी तरह अचानक था। मैं अभी बहुत बुरी लग रही हूं, है ना? वह घबराहट में अपनी स्कर्ट का किनारा मरोड़ रही थी। उसे सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ, अभी तुम कुछ वैसी ही लग रही हो। यह सुनकर उसने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। खाना बर्बाद करना अच्छी आदत नहीं होती, पता है? सोफिया एक पल के लिए ठिठक गई। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी लाल हुई आंखें मेरी आंखों से मिलीं। जल्दी खाओ, यहां बहुत ज्यादा है, मैं अकेला इतना खत्म नहीं कर सकता। मैं हल्का सा हंस पड़ा।
तुमने तो कहा था कि तुम्हें यह पसंद नहीं है। मुझे याद है, पहले तो तुम्हें यही सबसे ज्यादा पसंद था। 10वीं कक्षा में तुम मुझे इसी दुकान पर लेकर आई थीं। सोफिया हल्का सा झिझकी। उसने अपने बाल कान के पीछे किए, फिर दोबारा चम्मच उठा लिया। तुम्हें अब भी याद है? मैं कैसे भूल सकता हूं। 10वीं में हमें पहली बार साथ बैठाया गया था। तुमने कहा था कि इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और मुझे कुछ अच्छा खिलाओगी। तुम इतनी रहस्यमयी बन रही थीं कि मुझे लगा कोई बहुत बड़ा दावत होने वाला है। उस दिन बहुत तेज गर्मी थी और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारे साथ साइकिल चलाकर पूरे रास्ते डाउनटाउन तक आया। आखिर में हुआ क्या? हमने सिर्फ एक नेपोलियन केक खरीदा और उसे आधा आधा बांटकर खा लिया। इतनी कंजूस थीं कि अब सोचकर हंसी आती है। मेरी बातें सुनकर, जिनमें बीते दिनों की नरम सी यादें घुली हुई थीं, सोफिया मुस्कुरा दी। उसने मेज पर रखे केक की ओर देखा और चम्मच से धीरे धीरे उसका एक टुकड़ा काटा। उस समय मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते थे। उस एक केक को खरीदने के लिए मुझे बहुत दिनों तक पैसे बचाने पड़े थे। तब मैंने इतना नहीं सोचा था। बस मुझे वह बहुत स्वादिष्ट लगता था, इसलिए तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। उसने एक चम्मच केक उठाकर अपने मुंह में रखा। मिठास उसकी जुबान पर घुल गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे सच में बहुत अफसोस है यह। किस बात का अफसोस? सोफिया ने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच अपने थामे हुए उसने सिर उठाया। उसकी आंखें उलझन से भरी थीं जब वह मेरी ओर देखने लगी। मैंने गंभीरता से कहा, इंसान को हमेशा वही चीजें सबसे ज्यादा सताती हैं जो उसे अपनी जवानी में नहीं मिल पाती। जब मैंने तुम्हें उस केक को देखते हुए पैसों की चिंता करते देखा था, तभी मैंने खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं यह जरूर सुनिश्चित करूंगा कि तुम जितना चाहो उतना केक खा सको। तो आज इसे बर्बाद मत करना। तुम्हें यह सब खत्म करना होगा। तुम अब भी पहले जैसे ही मजेदार हो। सोफिया हल्का सा मुस्कुराई, सिर झुकाकर धीरे से बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं सब खत्म कर दूंगी। और उस समय की बात के लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है। वह गर्मजोशी और अपनापन मुझे कितना परिचित लगा। वह सचमुच बिल्कुल नहीं बदली थी। लेकिन मैं सोफिया की आंखें धीरे धीरे उदासी से भरने लगीं। वह केक का हर छोटा टुकड़ा धीरे धीरे अपने मुंह तक ले जाती रही। कुछ और निवाले खाने के बाद उसका मूड पहले से काफी बेहतर लगने लगा। दुकान में धीमा, सुकून देने वाला संगीत बज रहा था। मैं उससे बातें करता रहा और उसी दौरान सहजता से उसकी मौजूदा जिंदगी के बारे में पूछने लगा। वह कॉलेज नहीं जा पाई थी। उसके पास कोई स्थायी नौकरी भी नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए वह घर पर रहकर ऑनलाइन कंटेंट बनाती थी। वह एक सस्ते किराए के कमरे में रहती थी। वह यह सब बहुत हल्के अंदाज में बता रही थी, लेकिन उसके शब्दों से असहजता साफ झलक रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वह इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। इसलिए कुछ ही सवालों के बाद मैंने विषय बदल दिया। जिंदगी की बात छोड़कर मैं उसके शौकों की ओर मुड़ गया। जहां तक शौकों की बात थी, सोफिया को हमेशा से कविता बहुत पसंद थी। मिडिल स्कूल में वह साहित्य कक्षा की प्रतिनिधि थी। उसकी आवाज बहुत सुंदर थी। शिक्षक अक्सर उसे पूरी कक्षा के सामने पाठ पढ़ने के लिए बुलाते थे। मुझे अब भी याद है, सिर्फ एक कविता संग्रह खरीदने के लिए उसने कई दिनों तक नाश्ता छोड़ दिया था। मैंने उससे कहा था कि वह पागलपन कर रही है। मैं उसका मजाक उड़ाते हुए कहता था कि वह ऐसी किताब पर पैसे बर्बाद कर रही है जिसे वह शायद कभी पढ़ेगी भी नहीं। लेकिन जैसे मुझे गलत साबित करने के लिए हर रात सोने से पहले वो मुझे वॉइस मैसेज भेजकर उस किताब का एक अंश पढ़कर सुनाती थी। वह पूरे जुनून के साथ पढ़ती और मैं थोड़ी ही देर में उनींदा होने लगता। वह ऐसी लड़की थी जो हर भावना को बहुत गहराई से महसूस करती थी। कभी कभी तो वह पढ़ते पढ़ते खुद ही रो पड़ती थी। यकीन नहीं होता कि समय कितनी तेजी से बीत गया। वह बच्ची अब एक बड़ी हो चुकी थी। मौके का फायदा उठाते हुए मैंने मजाक किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कविता वाली किताब अब भी तुम्हारे पास है? सोफिया ने हल्का सा सिर तिरछा किया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। बिल्कुल फेंक दी। ये कहने के बाद उसकी नजर अनजाने में नीचे झुक गई। उसने बहुत धीरे से आगे कहा, क्योंकि अब उसे सुनने वाला कोई बचा ही नहीं। उसने सिर झुका लिया और ऐसे केक खाने लगी जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खिलाया हो। मुझे नहीं पता वह इसलिए खा रही थी क्योंकि उसे भूख लगी थी, या इसलिए क्योंकि वह मेरी बात मान रही थी।
लेकिन आखिरकार उसने एक भी टुकड़ा छोड़े बिना पूरा केक खत्म कर दिया। जब तक वह खत्म हुआ, हमने ज्यादा बातें नहीं की। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वह मुझसे बहुत डरी हुई थी। वह जानबूझकर किसी बात से बच रही थी, लेकिन कम से कम वह मुझसे साफ साफ दूरी भी नहीं बना रही थी। पेट भर गया? मैंने पूछा। उसने अपने जूस का गिलास पकड़े हुए सिर हिलाया। फिर उसने पलटकर पूछा, तुमने कहा था कि हम साथ खाना खाएंगे, लेकिन खाया तो सिर्फ मैंने। तो कुल कितना हुआ? मुझे तुम्हें पैसे लौटा देने दो। मैं हंस पड़ा। मैंने तुम्हें बुलाया और फिर तुमसे ही पैसे ले लूं? वह तो बड़ा अजीब होगा। लेकिन उसने खाली प्लेटों के ढेर की ओर देखते हुए शर्म से हल्का सा चेहरा लाल कर लिया। मैंने मजाक किया, तब तुम क्या सोच रही थीं? मुझे ट्रीट देने का मौका तुम्हें कितनी बार मिलता है। बस मुझे बुला लेना, मैं हमेशा आ जाऊंगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी ऐड कर लेना। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के समय मेरे पास सिर्फ उसका मैसेजिंग ऐप था। मेरे पास उसका फोन नंबर भी नहीं था। हाई स्कूल के बाद मैंने उससे कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसने वह ऐप इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। इसलिए मैं उससे संपर्क नहीं कर पाया। आखिरकार हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया। हम दोनों बेकरी से बाहर निकल आए। रात की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क की लाइटें हमारे पीछे लंबी परछाइयां बना रही थीं। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन लगभग चुप। हवा में हल्की सी झिझक घुली हुई थी। सोफिया सिर झुकाए चल रही थी। उसे मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका दिल पूरी तरह उलझा हुआ था। मैं सचमुच बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन उसे अब मुझसे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं रहा था। फिर भी इस दुनिया को छोड़ने से पहले मुझसे एक बार फिर मिल पाना ही उसके लिए बहुत बड़ी किस्मत थी। ये सोचकर उसके होंठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस दुनिया को छोड़ने से पहले अगर वह बस चुपचाप मेरे साथ कुछ कदम और चल सके, अगर वह मेरा हाथ पकड़ सके, तो कितना अच्छा होता। उसकी झुकी हुई नजर अनजाने में मेरे हाथ पर जा टिकी। वह उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा चाह रही है। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं, लेकिन लगभग उसी पल, बिना किसी चेतावनी के, मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसका दिल जैसे रुक गया। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप उठा मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने आंखें बड़ी कर लीं और मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था। मैंने बस उसे रोक लिया और सड़क के दूसरी तरफ भौहें सिकोड़ कर देखने लगा। मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ गुंडे तेज आवाज के साथ हमारे सामने से गुजर गए। उनके इंजनों की कान फाड़ देने वाली आवाज से आसपास के लोग चौंक उठे। मैंने उनकी दूर जाती हुई लाल टेल लाइटों को देखा और बुदबुदाया, इन बेवकूफों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं। फिर मैंने सोफिया की ओर देखा। चलते समय सामने नहीं देखती, हमेशा सिर झुकाकर चलती रहती हो। अभी अभी तुम लगभग टकरा ही गई थी। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं। क्या तुम्हें भी अपनी जान की परवाह नहीं है? वह तुरंत संभल गई और बार बार माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी घबराहट देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ज्यादा सख्त हो गया था। इसलिए मैंने अपनी आवाज नरम कर ली। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस रास्ते पर ध्यान दिया करो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता था कि वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैंने बस हल्के से गला साफ किया और फिर उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे सड़क पार कराकर दूसरी तरफ ले गया। जब हम कार तक पहुंचे और मैंने जेब से चाबी निकाली, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी उसका हाथ पकड़े हुए था। अब तक बस ऐसे ही, और मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा। सोफिया ने भी अपना हाथ नहीं छुड़ाया था। मैंने चुपचाप उसका हाथ छोड़ दिया। कार में बैठने के बाद बिना मेरे कुछ कहे उसने खुद ही सीट बेल्ट बांध ली, सीधी होकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ अपनी स्कर्ट पर रख लिए। वह बिल्कुल उस बच्चे जैसी लग रही थी जिसे अभी अभी डांट पड़ी हो और जो अब अच्छे से बैठकर कुछ अंक वापस कमाना चाहता हो। ये देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। मुझे यकीन है, जब वह छोटी थी, हर बार जब वह अपने पापा को नाराज कर देती होगी और डांट खाती होगी,
तो तुरंत मेज साफ करने और झाड़ू लगाने लग जाती होगी। शायद उसके पापा को भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता होगा जैसा मुझे इस समय हो रहा था। वह एक अलग ही तरह की खुशी थी, जिसे सिर्फ बड़े लोग समझ सकते हैं। सोचकर ही वह सचमुच एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। मैंने अपनी जेबें थपथपाईं और फोन ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मैंने हल्के से अपने माथे पर हाथ मारा। तभी अचानक याद आया कि बेकरी में एक दूसरे को ऐड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को ऐड करने के बाद मैं अपना फोन मेज पर ही भूल आया था। कार अब भी वहीं खड़ी थी। सोफिया ने मेरी ओर देखा। थोड़ी देर कार में ही इंतजार करना, ठीक है? मेरा फोन बेकरी में रह गया है, मैं अभी जाकर ले आता हूं। मैं दरवाजा खोलकर उतरने ही वाला था कि उसने भी जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोल दी और मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो गई। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम बस यहीं कार में इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूं। जल्दी वापस आना, ठीक है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसकी आंखों में चिंता देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। एक अजीब सी जानी पहचानी भावना मेरे भीतर उमड़ आई। यह बिल्कुल वैसा था जैसे बचपन में बड़े लोगों के साथ बाहर जाना, सुपरमार्केट की बिलिंग लाइन में खड़े होना, या बस अड्डे पर बस में चढ़ने का इंतजार करना। बड़े लोगों को हमेशा किसी न किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना पड़ता था, और वे कहते, यहीं रुको, हम अभी आते हैं। उस समय दिल बेचैनी से भर जाता था। वह डर इतना घुटन भरा होता था कि सहा नहीं जाता था, और उस उम्र में किसी भी खतरे से निपटने की कोई क्षमता नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में पीछे छूट जाना लगभग छोड़ दिए जाने जैसा ही महसूस होता था। वह एहसास बहुत बुरा था। इसलिए मैंने सहजता से कहा, बाहर बहुत अंधेरा है, मुझे भी अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है। चलोगी मेरे साथ? सोफिया का चेहरा तुरंत खिल उठा। उसने बार बार सिर हिलाया। हाँ, मैं चल सकती हूं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरे सीने में एक ऐसी भावना उठ रही थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मुझे नहीं पता यह सिर्फ मेरा भ्रम था या नहीं, लेकिन इतने सालों में उसका शरीर परिपक्व हो चुका था। उसकी काया और भी सुंदर हो गई थी, और वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मानसिक रूप से वह अब भी वही मिडिल स्कूल और हाई स्कूल वाली लड़की थी। कार से उतरने के बाद जब हम बेकरी की ओर चल रहे थे, मैं सोचने लगा, शायद इसलिए कि मैं सचमुच उसे अब भी एक बच्चे की तरह ही देखता था। जब हम सड़क पार कर रहे थे, तो मैंने अनजाने में फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन उसने जरा भी विरोध नहीं किया। वह बस चुपचाप अपना हाथ मेरे हाथ में रहने देती रही। मेरा ऐसा करने का कोई विशेष मतलब नहीं था। शुरुआत में मैं उसका हाथ छोड़ने वाला था, लेकिन उसे इतना सहज और आज्ञाकारी देखकर मैंने अनदेखा करने का नाटक किया। मुझे मानना पड़ेगा, उसका हाथ सचमुच बहुत मुलायम था। मेरी हथेली में वह हल्का सा ठंडा महसूस हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। फोन लेकर जब हम वापस कार में लौटे, तब जाकर मैंने उसका छोटा सा हाथ छोड़ा। वापसी के रास्ते कार के अंदर फिर से खामोशी थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी असहज नहीं थी। उस खामोशी में किशोरावस्था की हल्की सी लाज भी घुली हुई थी, और माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा लग रहा था। जब हम एक चौराहे पर लाल बत्ती के कारण रुके, तो सोफिया अचानक बोली, मैं हमेशा अकेली रही हूं। मैंने उसकी ओर देखा। वह सिर झुकाए अपनी स्कर्ट का किनारा उंगलियों से मरोड़ रही थी। कुछ देर झिझकने के बाद उसने आगे कहा, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। मैंने कुछ पल सोचा। जैसे ही कार फिर से चलने लगी, मैंने सीधे कहा, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हम डेट करके देख सकते हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं लगभग कह ही देता, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन जब शब्द होठों तक पहुंचे तो मेरे मुंह से निकला, क्या ये कार तुम्हारी है? मैं एक पल के लिए ठिठक गया। असल में इतनी ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत नहीं थी। एक गंभीर रिश्ते में एक दूसरे की आर्थिक स्थिति जानना बिल्कुल सामान्य बात होती है। इसलिए मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, ये मेरे पापा की कार है। ये शेवी क्रूज मेरे पापा के लिए बहुत कीमती है। यहां तक कि दरवाजे की अंदरूनी लाइनिंग भी लगभग पूरी घिस चुकी है। पिछले साल मैं उनके लिए नई कार खरीदने वाला था। सोफिया को कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।
लेकिन उसकी नज़र में हर कार महंगी होती थी। वह बेवकूफ़ नहीं थी। मेरी ड्राइविंग इतनी अभ्यास वाली थी कि यह साफ था कि यह कोई निजी कार थी। उसके अचानक सावधान हो जाने की वजह यह थी कि वह सचमुच मेरी आर्थिक स्थिति का थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना चाहती थी। लेकिन जहां ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सामने वाला संपन्न हो, वहीं मैं चाहता था कि उसकी हालत थोड़ी कम अच्छी हो। असलियत में उसकी स्थिति अच्छी हो या बुरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सवाल पूछते ही मुझे तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि ईथन की जिंदगी जैसी भी हो, मैं कभी उससे प्यार का जवाब नहीं दे सकती थी। फिर भी दोबारा मिलने के बाद से उसने मेरे साथ जो नरमी और अपनापन दिखाया, उसने इतनी पीड़ा उठाने वाले इंसान के दिल में भी अवास्तविक उम्मीदें जगा दी। उस पल भावनाओं के बहाव में मुझे लगा शायद हमारे लिए अब भी कोई संभावना बची है। इसलिए मैंने सोचा, अगर ईथन की हालत अच्छी नहीं है तो शायद मैं अब भी उसके साथ कदम मिला सकूं। इसी वजह से मैंने उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा। लेकिन थोड़ा शांत होने के बाद मैं फिर से हकीकत में लौट आई। समाज से पूरी तरह कट चुकी, संकेतात्मक वीडियो बनाकर किसी तरह गुजारा करने वाली, मैं अब प्यार की बात करने का अधिकार खो चुकी थी। मैं तो पहले ही तय कर चुकी थी कि मुझे मर जाना है। पूरी तरह शांत होने के बाद मैंने सिर झुका लिया और धीरे से माफी मांगी। मुझे वह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। ऐसा समझो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कार की रफ्तार थोड़ी कम की और आधे मजाक आधे गंभीर लहजे में कहा, ऐसी बात नहीं है। तुमने अभी तक यह भी नहीं पूछा कि मैं क्या काम करता हूं या मेरे पास कितनी बचत है, और तुमने पहले ही मुझे खारिज कर दिया। सोफिया की आंखें फैल गईं। वह थोड़ा घबरा गई। उसकी आवाज में बेचैनी आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें कैसे कभी नीचा समझ सकती हूं? मैं मुस्कुराया। तो फिर तुमने पूछना जारी क्यों नहीं रखा? सोफिया झिझक गई। वह कुछ कहना चाहती थी मुझे, लेकिन रुक गई। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अब पूछने की कोई जरूरत नहीं रही। मैं बहुत जल्द मरने वाली हूं। लेकिन उस वाक्य का दूसरा हिस्सा मेरी जबरदस्ती की मुस्कान के पीछे ही दबकर रह गया। वह कभी जुबान पर नहीं आया। मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा। मैंने बस खिड़की थोड़ी सी खोल दी। ठंडी हवा कार के भीतर आने लगी, जिससे मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो गया। मुझे लगा था कि शायद प्यार की शुरुआत होने वाली है। लेकिन वह सिर्फ एक झूठी उम्मीद निकली। ये छोटा सा शहर ज्यादा बड़ा नहीं था। डाउनटाउन से स्कूल वाले इलाके तक कार से 10 मिनट से भी कम समय लगता था। कार धीरे से सड़क किनारे आकर रुक गई। मैंने सामने वाली सीट पर बैठी उसे उतरने की तैयारी करते देखा और कहा, घर पहुंचकर अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये कहते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने सचमुच तुम्हें एक बच्चे की तरह समझना शुरू कर दिया था। लेकिन सोफिया को शायद इसका एहसास भी नहीं हुआ। कुछ पल झिझकने के बाद उसने कहा, सच कहूं तो यह सब थोड़ा अजीब लग रहा है। एक साधारण से अलविदा के साथ मैं कार चलाकर दूर निकल गया। सोफिया सड़क किनारे खड़ी रही और उस दिशा में खाली नजरों से देखती रही जहां मेरी कार ओझल हो चुकी थी। सड़क की बत्ती बहुत मंद थी, लेकिन फिर भी वह वहां से जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हवा के साथ उड़ता हुआ एक प्लास्टिक का थैला उसके पास से गुजरा, जिसके भीतर सिर्फ बेकार हवा भरी हुई थी, बिल्कुल मेरी तरह, जो उस रोशनी के नीचे खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। मेरे शरीर में भी बस एक ऐसी आत्मा बची थी जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। हम दोनों बस कचरा थे। जब सोफिया अपने किराए के कमरे में लौटी, तब रात के 1 बज चुके थे। लेकिन वह तुरंत सोने नहीं गई। वह सीधे उस छोटे से तंग बाथरूम में चली गई। किराए के मकानों के बाथरूम कभी ठीक से बने नहीं होते। पानी थोड़ा ठंडा था, लेकिन उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। नहाते समय वह जोर जोर से अपनी कलाई रगड़ने लगी। फिर अपने निचले पेट को, जहां उसने संकेतात्मक वीडियो बनाने के लिए अस्थाई टैटू चिपकाए थे। इतना रगड़ने से उसकी त्वचा लाल हो गई। बाल सुखाते सुखाते उसकी भावनाएं पूरी तरह टूट गईं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, लेकिन उसने जोर से रोने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपनी हथेली के निचले हिस्से से अपना मुंह ढक लिया, दीवार का सहारा लिया, फिर धीरे धीरे फिसलकर फर्श पर बैठ गई और टूटी हुई सिसकियां भरने लगी।
वह इतनी बुरी तरह रो रही थी कि दिल टूट जाए। इन सारे वर्षों में उसने अपनी कठिन जिंदगी के लिए कभी नहीं रोया था, लेकिन इस पल उसके दिल की गहराइयों से आंसू उमड़ पड़े, जिन्हें रोक पाना असंभव था। सोफिया एक सिंगल पेरेंट परिवार से थी। जब वह बहुत छोटी थी, उसके माता पिता का तलाक हो गया था। वह अपने पिता के साथ रहती थी। बचपन में, हालांकि उनका परिवार गरीब था, फिर भी उनकी जिंदगी काफी स्थिर थी। उसके पिता उसका बहुत ख्याल रखते थे। कम से कम उसे कभी खाने या कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही दिन बीतते रहे उस रात तक जब उसने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उसके पिता घर लौटे और अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर घर में मौजूद सभी बैंक कार्ड निकाल दिए और बात करते करते आंसू रोकते हुए यह स्वीकार किया कि वह जुए के कर्ज में पूरी तरह डूब चुका है। जब तक सोफिया को इस बात का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसके पिता ने कहा कि वह मरने वाला है, लेकिन कर्ज इतना भी असंभव नहीं था कि चुकाया न जा सके। सोफिया कैसे चुपचाप खड़ी होकर अपने पिता को अपनी जान लेते हुए देख सकती थी? उसके पिता ने कहा कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो वे इस मुसीबत से निकल जाएंगे। बेशक, उसने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। उसके बाद उसके पिता ने उसकी व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लोन लिए और जहां जहां से संभव था वहां से पैसे उधार लिए। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सब एक जुआरी की अदाकारी के अलावा कुछ नहीं था। एक जुआरी हमेशा जुआरी ही रहता है। पश्चाताप या नई शुरुआत जैसी कोई चीज नहीं होती। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा होना था। उसके पिता ने उस पैसे से कर्ज नहीं चुकाया। इसके बजाय उन्होंने एक बार फिर सब कुछ जीत लेने की उम्मीद में वही पैसा जुए में लगा दिया। परिणाम पहले से तय था। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद वाली गर्मियों में, जब बाकी सभी अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे, वह अनाथ हो चुकी थी। इस दुनिया में उसका कोई जीवित रिश्तेदार नहीं बचा था। उसके और उसके पिता के बीच बचा आखिरी रिश्ता बस वह कर्ज का पहाड़ था जो उस पर टूट पड़ा था। उसके बाद जिंदगी असहनीय रूप से कठिन हो गई। वह कॉलेज नहीं जा सकी। कर्ज चुकाने के लिए उसे छोटे मोटे काम करने पड़े। जब तुम्हारे पास सहारा देने वाला कोई हो तो सुंदरता समाज की कृपा पाने का टिकट बन जाती है, लेकिन जब तुम बिल्कुल अकेले हो तो वही सुंदरता मौत की सजा बन जाती है। सिर्फ अपने चेहरे की वजह से उसे अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वह एक रेस्तरां में बर्तन धोने का काम करती थी तो मालिक उसे परेशान करता था। वह झुकने से बेहतर मरना पसंद करती थी, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम करने लगी। लेकिन वहां भी बुरी नीयत वाले गुंडों के झुंड हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते थे। इसलिए उन दिनों जब वह घर से दूर काम करती थी तो उसके डॉर्म रूम पर हमेशा कई ताले लगे रहते थे। रात के 8 बजे के बाद उसे बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। वह किसी भी तरह की सभा या मेल मिलाप में शामिल नहीं होती थी। हर जगह उसे नरक जैसी लगती थी। एक जगह से दूसरी जगह भटकने के बाद भी जब छोटे मोटे कामों से उसका गुजारा नहीं हो पाया तो वह वापस रिवरसाइड लौट आई। वह फिर उसी पुराने स्कूल वाले इलाके में आ गई और सबसे सस्ता कमरा किराए पर ले लिया। ऐसी घटनाओं की पूरी श्रृंखला ने उसे पूरी तरह अपने भीतर बंद कर दिया और उसने बाहरी दुनिया से जुड़ी हर चीज से खुद को अलग कर लिया। उसके पास बस एक मोबाइल फोन और कुछ $100 का राशन बचा था। हर महीने का किराया, बिजली पानी के बिल और कर्ज वसूलने वालों के फोन, इन सब ने उसकी जिंदगी के हर कदम को संघर्ष बना दिया। गंभीर मानसिक परेशानियों ने उससे घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की हिम्मत भी छीन ली। जिंदगी उसे चट्टान के बिल्कुल किनारे तक धकेल चुकी थी। वह एक बदबूदार नाले में दुबके हुए चूहे जैसी हो गई थी। लेकिन जिंदगी में सबसे बुरा दौर जैसी कोई चीज नहीं होती। एक बार गिरने के बाद इंसान बस गिरता ही चला जाता है, जब तक पूरी तरह टूट न जाए। जब उसमें लोगों से मिलजुल कर रहने की क्षमता नहीं रही तो वह स्वाभाविक रूप से इंटरनेट के जाल में फंस गई। तथाकथित इंटरनेट का जाल उन लोगों के लिए बना है जो समाज से भागना चाहते हैं, जो पूरी तरह निराशा की अंतिम सीमा तक पहुंच चुके होते हैं। वह इस परिभाषा पर पूरी तरह खरी उतरती थी। वह बिना एक भी कदम चूके उस जाल में फंस गई। ड्राइंग, वेब नोवेल लिखना, वीडियो एडिट करना, लाइव स्ट्रीमिंग, जो भी सीख सकती थी उसने सब कुछ सीखा। हर दिन वह सुबह से रात तक पढ़ती और सीखती रहती। यह मेहनत छोटे मोटे काम करने से भी ज्यादा थी।
लेकिन इतना समय लगाने के बावजूद उसकी कमाई बिजली का बिल भरने के लिए भी काफी नहीं थी। वह अंधेरे गर्त की ओर एक कदम और बढ़ गई। आखिरी मोड़ उसकी एक लाइव स्ट्रीम के दौरान आया। किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह संकेतात्मक सजेस्टिव कंटेंट बनाकर देखे। वह पारंपरिक सोच वाली, बहुत ही रूढ़िवादी लड़की थी। दिल की गहराइयों से उसे यह विचार घृणित लगता था, लेकिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, किराया बकाया था, और वह इतनी गरीब हो चुकी थी कि पानी की हर घूंट तक नाप नाप कर पीती थी। उसने बहुत लंबे समय तक झिझक महसूस की। आखिरकार उसने एक बार कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन वास्तव में यह रास्ता भी एक और बंद गली ही निकला। हमेशा उसे कम उम्र और उसे ज्यादा सुंदर लोग मौजूद थे। जिन सीमाओं को पार करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, अनगिनत लोग उन्हें रौंदने के लिए तैयार थे। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसने जो कुछ भी किया, वह हमेशा प्लेटफॉर्म की अनुमति की सीमा के भीतर ही रहा। वही उसकी सीमा थी। अपने वीडियो में वह कुछ ज्यादा खुले कपड़े पहनती, संकेतात्मक हरकतें करती और धुंधले दोहरे अर्थ वाले कैप्शन लिखती। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि उसने काफी दर्शकों को अपनी ओर खींच लिया। हालांकि उसकी प्रगति धीमी थी और कमाई भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कम से कम उसने कुछ कमाना शुरू कर दिया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या कर रही है। उसके जैसी पारंपरिक और रूढ़िवादी लड़की के लिए उसी पल से उसका दिल मर चुका था। उसने तय कर लिया कि जैसे ही वह अपना सारा कर्ज चुका देगी, वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। देखते ही देखते कई साल बीत गए। करने का इरादा हर गुजरते दिन के साथ और भी स्पष्ट होता जा रहा था। आज रात अपना आखिरी संकेतात्मक वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसने फिर से सारे हिसाब किताब की जांच की। कल जैसे ही पैसे उसके खाते में आएंगे, वह आखिरी कर्ज भी चुका देगी। आखिरकार वह आजाद हो जाएगी। इसलिए उसने अपने खुले कपड़े बदलने की भी जहमत नहीं उठाई। वह 2 गलियां पार करके उस छोटी सी पेस्ट्री को खरीदने दौड़ी, जिसे खाने की इच्छा उसे बहुत लंबे समय से थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए दुकान पहले ही बंद हो चुकी थी। अब उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगा कि वह वैसे भी मरने वाली है। अगर लोग उसे इस हालत में देख भी लें तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि घर लौटते समय उसकी मुलाकात ईथन कार्टर से हो जाएगी। इन सभी वर्षों में सबसे कठिन समय में भी वह अक्सर स्कूल में साथ बिताए गए दिनों को याद करती थी। वही यादें उन अंधेरे वर्षों में उसके जीने की रोशनी थीं। उसने कई बार कल्पना की थी कि मरने से पहले अगर वह उसे एक बार फिर देख सके तो कितना अच्छा होगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कल्पना सच हो जाएगी। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने उससे दोबारा मिलने के अनगिनत दृश्य अपने मन में बनाए थे, लेकिन आज रात जैसा दृश्य कभी नहीं। थोड़े ज्यादा खुले कपड़े पहने हुए उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर तक रोती रही। जब रो रोकर पूरी तरह थक गई तो बिस्तर पर चढ़ गई और खुद को कसकर समेट लिया। टिंग! एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसके तकिए के पास रखा फोन चमक उठा। उसने अपनी आंखों के किनारों पर आए आंसू पोंछे। आंसुओं से भरी आंखों से उसने संदेश पढ़ा। आज रात तुम्हारे साथ केक खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी लड़की को रात में आखिरी बार मैंने तब मैसेज किया था जब टेक टीम को काम के दस्तावेज भेजे थे। मैं बिस्तर पर लेटा थोड़ा बेचैन था। सोच रहा था कि शायद वह सो चुकी होगी। मुझे सच में सुबह तक इंतजार करना चाहिए था। देर रात कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं होता। जैसे ही मैं फोन रखने वाला था, उधर से जवाब आ गया। केक बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। मैंने राहत की एक हल्की सांस ली। मैं अगली बार साथ में डिनर करने का संदेश टाइप करने ही वाला था कि उसने पहले ही निमंत्रण भेज दिया। क्या तुम कल खाली हो? मैं ठिठक गया। एक पल के लिए मेरे मन में उलझन दौड़ गई। कार में विदा लेते समय मैंने उससे एक जरूरी बात पूछी थी। उसने कहा था कि वह डेट नहीं करना चाहती और अब वही खुद मिलने के लिए कह रही थी। इसका क्या मतलब था? मैं अभी यही सोच रहा था कि एक और संदेश आ गया। आज तुमने मुझे केक खिलाया, कल मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूं। क्या यह ठीक रहेगा? मैं तुरंत समझ गया। मैंने बिना देर किए छोटा सा जवाब टाइप किया, जरूर। अपने किराए के कमरे में सोफिया ने फोन को अपनी छाती से कसकर लगा लिया। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। जब से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी, तब से लोगों से मिलना ही उसे डराने लगा था। फिर भी इस बार उसने खुद किसी को डिनर पर बुलाया था। इसके लिए उसे अपनी पूरी हिम्मत जुटानी पड़ी, अपनी पूरी की पूरी हिम्मत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि
कल वह मरने वाली थी। वह बस उस इंसान के दिल में जिससे वह प्यार करती थी अपनी थोड़ी सी बेहतर छवि छोड़ जाना चाहती थी। बस थोड़ी सी बेहतर, वही काफी था। कम से कम आज रात जैसा नहीं। मौत से पहले यही उसकी आखिरी इच्छा थी। अगली सुबह अपने किराए के कमरे में सोफिया खिड़की के पास बैठी थी। वह पुराने कर्ज वसूली के हर संदेश को ध्यान से मिला रही थी, हर भुगतान की पुष्टि कर रही थी और यह सुनिश्चित कर रही थी कि कहीं कोई गलती ना हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, आखिरकार आखिरी कर्ज भी चुक गया। उसके होंठों के किनारों पर थकी हुई मुस्कान उभर आई। उसने पूरी रात लगभग सोई ही नहीं थी। वह पैसे आने का इंतजार करती रही थी। जैसे ही पैसे उसके खाते में आए, उसने तुरंत बचा हुआ आखिरी कर्ज चुका दिया। अब कोई कर्जा नहीं बचा था। उसने अपना बैलेंस देखा, बस $1,000 से थोड़ा ज्यादा। इतना काफी है। आज रात उसके साथ खाना खाने के बाद मैं उसके दिल में अपनी थोड़ी सी बेहतर याद छोड़ जाऊंगी, फिर मैं मर सकती हूं। सच कहें तो सोफिया को लगता था कि उसे टाल मटोल करने की बहुत बुरी आदत थी। वास्तव में उसे तो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली उसी गर्मी में मर जाना चाहिए था, लेकिन वह इस फैसले को आज तक टालती रही। ये सोचकर वह हल्के से मुस्कुरा दी। उसके जो दोस्त पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, वे शायद समझते कि मरने का तरीका चुनना सचमुच सिरदर्द वाली बात होती है। वह बहुत समय से इसकी तैयारी कर रही थी। बिस्तर के नीचे कोयले की एक छोटी अंगीठी रखी थी। फिर उसने कमरा साफ किया और सारे खुले कपड़े तथा वे वीडियो एक डिब्बे में पैक कर दिए। शायद अब उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे पता था कि यहां मरना मकान मालिक के साथ अन्याय होगा, लेकिन फिर भी वह जितना संभव हो सके उसके ऊपर पड़ने वाले बुरे असर को कम करना चाहती थी। उसी समय पुराने रिहायशी इलाके में उसके किराए के कमरे से 2 गलियां दूर जब मेरी आंख खुली, तब दोपहर के लगभग 12 बज चुके थे। इसलिए मेरा नाश्ता पूरी तरह छूट गया था। मैंने फूड डिलीवरी ऐप खोला और चिकन राइस ऑर्डर किया। जल्दी से दोपहर का खाना खा लिया, क्योंकि आज रात मेरा सोफिया के साथ डिनर का कार्यक्रम था। मैं यूं ही फोन पर इधर उधर की खबरें देखने लगा, लेकिन स्क्रॉल करते करते मैंने पिछली रात हमारी चैट फिर से खोल ली। जितना ज्यादा मैं उसे पढ़ता गया, उतना ही मुझे कुछ अजीब लगने लगा। अगर यह पहले की बात होती तो उसका खुद मुझे डिनर पर बुलाना बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, लेकिन पिछली रात उसकी हालत, नजरें चुराना, डरा सहमा व्यवहार उसे ऐसा इंसान नहीं दिखाती थी जो खुद किसी को मिलने के लिए बुलाए। मिलने के लिए बुलाने वाली वह बिल्कुल नहीं लगती थी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। समय बहुत तेजी से बीत गया। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था। सच कहूं तो मैं पूरे समय बेचैन ही रहा। पिछली रात की तस्वीरें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं। सोफिया की नजरें चुराती हुई आंखें, और जब मैं गाड़ी चलाकर जा रहा था तब रियर व्यू मिरर में उसे सड़क की बत्ती के नीचे खड़े देखना। वो बहुत देर तक वहीं खड़ी रही थी, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता, उतना ही आज रात का डिनर मुझे असामान्य लगने लगता, जैसे यह किसी तरह का विदाई का भोजन हो। मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने घड़ी देखी, समय लगभग हो चुका था। मैंने अपना फोन उठाया और इंस्टाग्राम खोला, फिर उसे संदेश टाइप किया, आज रात हम कहाँ खाना खाएंगे? मैं आकर तुम्हें ले जाता हूं। उसने लगभग तुरंत जवाब दिया, तुम ही चुन लो, मुझे कहीं भी ठीक है। मैंने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं। मेरा इरादा था कि शहर के बीचों बीच कोई छोटा सा रेस्टोरेंट ढूंढूं। फिर खाने के दौरान मैं धीरे धीरे उससे कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह अपने भीतर कोई बहुत बड़ा राज छिपाए हुए है। अगर मैं नहीं पूछता तो मेरी चिंता खत्म नहीं होती, और जहां तक उसके मन में छिपी बात की बात थी, मुझे भी पता था कि उसके पास कोई रहस्य है। मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने एक और संदेश टाइप किया, बारबेक्यू खाने चलें, कैसा रहेगा? अच्छा, वह बारबेक्यू वाली जगह भी पास ही है। इस बार मैं गाड़ी नहीं लाऊंगा। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर आ जाता हूं, फिर हम दोनों पैदल बारबेक्यू वाली जगह तक चलेंगे। बातचीत खत्म करने के बाद मैंने फोन जेब में रखा, जूते बदले और बाहर निकल गया। अगर वह अब भी हाई स्कूल वाली सोफिया जैसी थी तो उसके मन की बात निकलवाने का एक पक्का तरीका था। मुझे याद आया, ये बात हमारे सीनियर ईयर में हुई थी, मेरा 18वां जन्मदिन। मुझे कभी भी शोर शराबे वाली जन्मदिन की पार्टियां देना या बहुत सारे लोगों को बुलाकर जश्न मनाना पसंद नहीं था। मेरे माता पिता जानते थे कि मुझे केक पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने बस मुझे कुछ जेब खर्च दे दिया।
न मोमबत्तियां बुझाने की जरूरत थी, न उपहार लेने की। उन झंझट भरी रस्मों में से कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी वह मेरा 18वां जन्मदिन था। उसके बाद मैं आधिकारिक रूप से वयस्क होने वाला था। मैं कुछ ऐसे काम करना चाहता था जो सिर्फ बड़े लोग करते हैं, मानो उस पड़ाव को यादगार बनाना चाहता था। उस रात मैंने सोफिया को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि मैं उसके साथ कुछ बड़ों वाले काम करना चाहता हूं। वह पहली बार था जब मैंने उसे अपने सामने इतना घबराया हुआ देखा। वह हकलाते हुए बोली, ईथन, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसने स्कूल मुझसे 1 साल पहले शुरू किया था, इसलिए वह मुझसे ठीक 1 साल छोटी थी, लेकिन तकनीकी रूप से वह बालिग हो चुकी थी। मैंने बहुत धैर्य से उसे समझाया और आखिरकार उसे मेरे साथ थोड़ा सा पीने के लिए मना लिया। उसे शराब बिल्कुल नहीं चढ़ती थी और वह बहुत जल्दी नशे में हो गई। उसके बाद तो उसे पूरी तरह होश ही नहीं रहा। तभी मुझे उसका राज पता चला। शराब पीने के बाद वह सच बोलने लगती थी। उसके दिल में जो भी होता वह बिना कुछ छिपाए सब कह देती। उसने कहा, तुम बहुत परेशान करते हो। तुम्हें जन्मदिन के तोहफे लेना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बाहर बुला लिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ तैयार करना चाहिए या नहीं। फिर तुम्हारे मैसेज में लिखा था कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसे काम करना चाहते हो जो सिर्फ बड़े लोग करते हैं। मुझे लगा तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। सच में समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आना चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं चाहती थी। बस मुझे लगा अभी बहुत जल्दी है, समझे। रास्ते भर में जाने क्या क्या सोचती रही, और जब वहां पहुंची तो पता चला कि बस शराब पीनी थी। बेवकूफ! सीधे सीधे यह नहीं कह सकते थे कि हम सिर्फ ड्रिंक करने वाले हैं? ऐसी बातें क्यों करते हो जिनका इतना आसानी से गलत मतलब निकाला जा सकता है? पूरे रास्ते में घबराई रही, तनाव में रही। ईथन, जानते हो, मैं तुम्हें हमेशा से बहुत पसंद करती हूं। हमेशा से। उसी समय सोफिया भी बहुत पहले से तैयार होकर बैठी थी। वह अपने बिस्तर के किनारे बैठी, फोन को कसकर पकड़े, चुपचाप मेरे संदेश का इंतजार कर रही थी। स्क्रीन चमकी। मेरी चैट विंडो खुली। मैं तुम्हारे घर के नीचे पहुंच गया हूं। वह तुरंत झटके से उठी, दौड़कर खिड़की तक गई, पर्दा हटाकर नीचे झांका। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने मुझे जवाब भेज दिया। मैं सड़क पर खड़ा मन ही मन सोच रहा था कि लड़कियों को बाहर जाने के लिए तैयार होने में थोड़ा समय लगता होगा। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट, मेरा संदेश भेजते ही उसका जवाब आ गया। मैं अभी नीचे आ रही हूं। मैं कोई जल्दी नहीं, लिखकर जवाब देने ही वाला था। लेकिन उससे पहले कि मैं संदेश पूरा टाइप करता, सीढ़ियों से कदमों की आवाज आने लगी। मैंने मुड़कर देखा। वह थी, चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान लिए। कल रात की तुलना में आज उसने बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे। एक ब्लाउज, हल्का सा मेकअप, चेहरे या कानों में कोई सजावट नहीं। कुल मिलाकर वह बहुत साफ सुथरी और सलीकेदार लग रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फिर से हाई स्कूल में लौट आया हूं। वैसे ही मासूम चेहरा, और इस पहनावे के साथ उसमें पहले प्यार जैसी निर्मल आभा झलक रही थी। वह हल्की सी खुशबू लिए मेरी ओर दौड़ती हुई आई। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी सांसें थोड़ी बिखरी हुई थीं। मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार कराया है ना? लेकिन जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, उसने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं और सिर झुका लिया। अगर उसकी वह बचती हुई नजरें और वे छोटे छोटे शर्मीले हाव भाव न होते तो मुझे सच में लगता कि वह अभी अभी हाई स्कूल से निकलकर आई है। मैंने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा और धीरे से कहा, मैं भी अभी अभी पहुंचा हूं, चलो। फिर मैंने उसकी ओर देखा। वह घबराहट में अपनी शर्ट के किनारे से खेल रही थी। मैंने एक धीमी सी सांस छोड़ी, उसे छिपाने की कोशिश करते हुए। मुझे सच में नहीं पता था कि इन बीते वर्षों में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह इस हालत में पहुंच गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसने अचानक कहा, आज इस तरह क्या मैं कल से बेहतर लग रही हूं? ये कहने के बाद वह बेचैनी से मेरे जवाब का इंतजार करने लगी। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी ओर देखा, उसे ऊपर से नीचे तक एक नजर देखा और कहा, तुम कल भी खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन आज का पहनावा तुम पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने सहजता से जोड़ दिया, तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसी हाई स्कूल में लगती थीं। मेरी यह बात सुनकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर ही अंदर वह थोड़ा सहज हो गई। हाई स्कूल जैसी?
यही वे शब्द थे जिन्हें वह सबसे ज्यादा सुनना चाहती थी। बस इतना ही उसके लिए काफी था। मैंने मौका देखकर उससे इधर उधर की बातें शुरू कर दी, लेकिन जितनी ज्यादा बातें हुईं उतना ही मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। कल रात मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब यह बात साफ महसूस हो रही थी। उसे लोगों से बात करने में कठिनाई होती थी। ऐसा नहीं था कि वह लोगों को ठुकराती थी, बल्कि उसके अंदर एक साफ दिखाई देने वाली दूरी और सतर्कता थी। वह हमेशा डरी हुई सी रहती थी, लोगों के संपर्क से बचना चाहती थी, और सही शब्दों में कहूं तो वह लोगों से दूर भागना चाहती थी। मुझे महसूस हुआ कि वह लोगों से बातचीत करने से बेहद डरती थी। मैं पूरी तरह निश्चित नहीं था, लेकिन यह सब बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उसकी ओर मुड़कर पूछा, चलें उसी पुराने वाले ठिकाने पर? उसने सिर हिलाया, मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। हाई स्कूल में जब हम एक ही डेस्क पर बैठते थे तो वह मेरा धन्यवाद करने के लिए अक्सर मुझे पढ़ाया करती थी। शाम की सेल्फ स्टडी खत्म होने के बाद मैं अक्सर उसे स्कूल के पास वाले बारबेक्यू स्टॉल पर कुछ सीख कबाब खिलाने ले जाता था। उन दिनों को याद करके आज भी एक अपनापन महसूस होता था। मैंने कहा, आज मैं तुम्हें खिलाता हूं। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। क्यों? मैं मुस्कुराया। कोई खास वजह नहीं, बस तुम्हें खाना खिलाने का मन है। उसने तुरंत हाथ हिलाया। बिल्कुल नहीं, कल तुमने मुझे खिलाया था। उसे इतने गंभीर अंदाज में देखना बहुत कम होता था। फिर उसने कहा, इस बार मुझे तुम्हें खिलाना ही होगा। अब उलझन में पड़ने की बारी मेरी थी। मैंने पूछा, क्यों? वह लगभग कह ही बैठी, क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाली हूं। लेकिन उसने समय रहते खुद को संभाल लिया और अपनी बात बदल दी। क्योंकि इसके बाद शायद तुम्हें खिलाने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस तुम्हें खाना खिलाने का मन है। मैं हंस पड़ा। तुम्हें मेरी तरह बातें करना किसने सिखाया? वह भी हंस दी। ये हल्का फुल्का माहौल सचमुच पुराने दिनों जैसा लग रहा था। वह अब भी वही लड़की थी। लेकिन यह सोचते ही उसकी आंखें थोड़ी बुझ सी गईं। हम दोनों रेस्तरां के बाहर रखी एक मोड़ने वाली मेज पर बैठ गए। हम ग्रिल पर तेल के छनछनाने की आवाज सुन सकते थे, और बीच बीच में भुने हुए खाने की सुगंध हवा में तैर कर हमारे पास आ जाती थी। मैंने सुझाव दिया, थोड़ी सी बियर हो जाए। इतना सोचने समझने के बाद भी मैंने आखिरकार सीधा तरीका ही चुना। वह झक गई। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार शराब पी थी। उसे वह दिन आज भी साफ याद था। वह मेरे सीनियर ईयर का जन्मदिन था। मेरे साथ जश्न मनाने के लिए उसने शराब पी थी, नशे में धुत हो गई थी और पूरी तरह बेहोश हो गई थी। उसे उसके बाद कुछ भी याद नहीं था। कई दिनों तक वह मुझसे पूछती रही कि नशे में उसने क्या किया था। मैंने कोई बहुत अजीब बात तो नहीं कही, लेकिन मैं हमेशा जानबूझकर सवाल टाल देता था ताकि वह थोड़ी परेशान रहे। शायद उसे लगता था कि उसने नशे में कोई शर्मनाक हरकत कर दी होगी। उसी दिन के बाद उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसे नापसंद करूं। आज रात वह सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरे दिल में उसकी एक अच्छी छवि रह जाए। अगर वह नशे में कोई बेवकूफी कर बैठी तो सब खराब हो जाएगा। उसने कहा, तुम पी लो, मैं तुम्हारे लिए डाल दूंगी। अगर मैं अकेली पीऊंगी तो अजीब लगेगा। मैंने कहा, थोड़ी सी मेरे साथ भी पी लो। उसने अपने होंठ भींच लिए। मैं शराब पीने में बहुत खराब हूं। मैंने आधे मजाक और आधे गंभीर अंदाज में कहा, क्या तुम्हें डर है कि नशे में मैं तुम्हारा फायदा उठा लूंगा? तो मैं कसम खाता हूं। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे कसम खाने के लिए हाथ उठाते देख वह घबरा गई और तुरंत मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपनी हथेली मेरी उंगलियों के चारों ओर लपेट दी। उस अचानक हुए स्पर्श से हम दोनों एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अब भी क्या कर दिया है। वह जैसे बिजली छू गई हो, वैसे ही तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। यहां तक कि उसके पैर की उंगलियां भी कसकर मुड़ गईं। मैं तुम्हारे साथ पी लूंगी, बस इतनी आसानी से कसम मत खाया करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कुछ पैग पीने के बाद हमारा खाना लगभग खत्म हो चुका था। उसके सामने रखी बियर की कैन भी खाली हो चुकी थी। मेरे सामने बैठी लड़की को लड़खड़ाते हुए देखकर मैंने पूछा, क्या तुम नशे में हो गई हो?
उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बड़ी और धुंधली थीं। सामने बैठे व्यक्ति को देखते हुए उसकी नजरें कहीं टिक नहीं रही थीं। उसकी जुबान भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। यहां 2 एथन क्यों हैं? क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? बस एक? ये कहने के बाद वह खुद ही बेवकूफों की तरह हंसने लगी। उसे यूं उल्टी सीधी बातें करते सुनकर मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा मुझे याद था। जब भी वह नशे में होती थी, उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता था। उसके हाव भाव ज्यादा बड़े चढ़े हो जाते थे। उसे बेतुकी बातें करना अच्छा लगता था और उसके दिल में जो भी होता वह बिना किसी झिझक के सब कुछ कह देती थी। मैं हंस पड़ा। नहीं हो सकता। एथन को 2 हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता। सोफिया ने तुरंत अपने होंठ फुला ली। कितने कंजूस हो। मैं कुछ कहने ही वाला था कि वह अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसका लड़खड़ाता हुआ शरीर प्लास्टिक की कुर्सी से टकराया, फिर मेज के किनारे से जा लगा। खाली बोतलें खनखनाती हुई जमीन पर गिरकर लुढ़क गईं। उसे ठीक से खड़ा न रह पाने की हालत में देखकर मैं तुरंत उठा और उसे संभाल लिया। खुद को संभालने के बाद उसने धीरे से मुझे दूर धकेल दिया। फिर बोली, मुझे मत छुओ। मैंने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और माफी मांगने ही वाला था कि उसने आगे कहा, मैं गंदी हूं, तुम्हें भी गंदा कर दूंगी, अब मुझे मत छुओ। मैं वहीं ठिठक गया। गंदी? ये शब्द सुनकर दिल टूट गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। अपनी भटकती हुई नजरों को पूरी कोशिश से मुझ पर टिकाने की कोशिश की। भावनाओं को दबाते हुए उसने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, मैं सच में बहुत गंदी हूं, माफ करना। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी नजरें अब भी धुंधली थीं, लेकिन फिर भी वह पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरी आंखों में देख सके। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम खुद को गंदा क्यों कह रही हो? सोफिया ने सिर हिलाया। वो और कुछ बताना नहीं चाहती थी। वैसे भी मैं गंदी हूं। उसने सिर थोड़ा तिरछा किया। क्या तुम्हें मुझसे घृणा नहीं होती? मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने अचानक मुंह फेर लिया। छोड़ो, तुम्हें मुझसे घृणा हो या ना हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब घर जाना है। उसे फुटपाथ पर लड़खड़ाते हुए चलते देखकर मैंने जल्दी से उसका फोन उठा लिया, फिर उसके साथ साथ चलने लगा ताकि अगर वह गिरे तो मैं उसे संभाल सकूं। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। जब हम यहां आए थे तब वह बहुत संकोची थी, लेकिन अब उसकी बातें बिल्कुल सहज और खुली हुई थीं। चलते चलते उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हंस पड़ा। ये तो मुझे करना ही चाहिए। वह बोली, चूंकि तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी, लेकिन किसी को बताना मत, ठीक है? सोफिया ने इधर उधर देखा, फिर मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं झुक गया। उसने अपने होंठ भींचे और बहुत धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, कल रात मैं उस इंसान से मिली जिसे मैं पसंद करती हूं। मैं एक पल के लिए ठहर गया। फिर मैंने पूछा, एथन कार्टर? सोफिया की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं, मानो कह रही हो, तुम्हें कैसे पता? मैं हल्के से हंसा और पूछा, तो फिर तुम उससे डेट क्यों नहीं करती? सोफिया ने सिर हिला दिया। मैं चाहती हूं, लेकिन अब मुझे उससे प्यार करने का अधिकार नहीं है। मैं बहुत बुरी हूं। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। लग रहा था जैसे वह रो पड़ेगी। वह सचमुच नशे में केवल सच बोलने वाली लड़की थी। उसकी हर बात अधूरी और उलझी हुई निकल रही थी। मैं सोच रहा था कि उससे और कैसे पूछूं, तभी उसने अचानक दोनों हाथ हवा में फैला दिए, मानो सब कुछ छोड़ देना चाहती हो, और बोली, मुझे पागल होना है। जैसे किसी बच्चे का साथ देते हैं, मैंने भी वैसा ही किया। सुनसान सड़क पर जहां कोई नहीं था, मैं भी उसके साथ यूं ही पागलों जैसी हरकतें करने लगा। सोफिया मेरी तरफ मुड़ी, अपने गाल फुलाए और मेरी तरफ 2 बार हवा फूंकी। ऐसे वाला पागल? मैं तुरंत समझ गया। इस पूरी दुनिया की सारी हवा तुम्हारी है। कोई भी तुमसे इसके लिए मुकाबला नहीं करेगा। यह सुनकर वह खिलखिलाकर मुस्कुरा दी, फिर दोबारा मुड़ी और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। चलते चलते वह बुदबुदाई, मुझे पहाड़ चाहिए, मुझे समुद्र चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो जाओ, एथन कार्टर से प्यार करो। उसी समय हम एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचे। हल्की पीली रोशनी पूरी सड़क को रोशन करने के लिए काफी नहीं थी। सोफिया धीरे धीरे रुक गई। वह मुड़ी, सिर थोड़ा तिरछा किया और मासूमियत से मेरी तरफ मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मजाकिया अंदाज में उसने कहा, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूं।
उस पल पूरी रात जैसे शांत हो गई। सिर्फ एक हल्की हवा उसके कानों के पास से गुजर गई। मेरे चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। कुछ पल तक मैं बिल्कुल चुप रहा। मेरी आंखें धीरे धीरे फैल गईं। मैं अच्छी तरह जानता था, नशे में वह झूठ नहीं बोलती थी। सोफिया ऐसी लड़की थी जो अपने दिल की बात छिपा ही नहीं सकती थी। उसके चेहरे पर सब कुछ साफ दिखाई देता था। मरने वाली हूं से उसका क्या मतलब था? मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। मेरा दिमाग पूरी पूरी तरह खाली हो गया। जब तक मैं वहीं जड़ बना खड़ा था, सोफिया अपनी बात पूरी कर चुकी थी। वह लड़खड़ाते हुए मुड़ी और आगे बढ़ने लगी। फिर उसका बायां पैर दाएं पैर में उलझ गया। बिल्कुल किसी बच्चे जैसी उसकी वही पुरानी अनाड़ी हरकत। धड़ाम! वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। मैं तुरंत होश में आया और उसकी तरफ दौड़ा। पास पहुंचकर देखा तो वह जमीन पर पड़ी हुई बेवकूफों की तरह हंस रही थी। मुझे पास आते देखकर उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या अभी तुमने अपना पैर अड़ाया था? मैं हंस पड़ा। मैं तुम्हारी तरह इतना पागल नहीं हूं। यह देखकर कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, मैंने उसे छोटे से सुअर के बच्चे की तरह उठाकर खड़ा कर दिया। फिर कहा, वहां सामने एक बेंच है, चलो। सड़क किनारे रखी बेंच पर बैठ गया। लग रहा था कि नशे में इतनी देर तक ऊधम मचाने के बाद वह पूरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही वह बैठी, उसका सिर झुकने लगा, मानो अब भी सो जाएगी। उसे उस हालत में देखकर मैं असहाय होकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। यहां मत सोना, तुम्हें ठंड लग जाएगी। सोफिया ने सिर हिलाया और ऊपर देखा। मैं अभी नहीं सो रही। मुझे सोने से पहले घर पहुंचना है, बाहर सुरक्षित नहीं है। जब वह थोड़ी देर आराम कर रही थी, मैंने ऐसे ही सामान्य बातचीत करने का नाटक किया। फिर पूछा, तुमने अभी जो कहा था कि तुम मरने वाली हो, उसका क्या मतलब था? मरने का मतलब मरना ही होता है, और क्या? मैंने सवाल पूछने का तरीका बदल दिया। क्या तुम किसी बीमारी से पीड़ित हो? उसने होंठ फुला लिए। बीमार तो तुम हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। सोफिया हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए हल्की सी मुड़ गईं। वह बोली, मैं तुम्हें बताती हूं, मैं चुपचाप घर जाऊंगी और मर जाऊंगी। किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी। यह सुनकर मेरा दिल कसकर सिकुड़ गया। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि उसका मतलब क्या था। मैंने फिर पूछा, तुम मरने की योजना कैसे बना रही हो? सोफिया ने इतने लंबे समय से बनाई हुई अपनी छोटी सी योजना मुझे बता दी। उसने कुछ भी नहीं छिपाया, मानो किसी अनमोल राज को साझा कर रही हो। जब वह सब बता चुकी, तो मुझे याद दिलाना भी नहीं भूली, किसी को बताना मत, ठीक है? नहीं तो मैं मर नहीं पाऊंगी। फिर मैंने पूछा कि वह मरना क्यों चाहती है, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिला दिया। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। नशे में भी वह इस बारे में खुलकर नहीं बोली। लगता था ये दर्द उसके दिल में बहुत गहराई तक दफन था। इस समय मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता था। कम से कम अब मुझे पता था कि उसके मन में आत्महत्या का इरादा है। फिलहाल वह सुरक्षित थी। अब जाकर मुझे सच में समझ आया, ये शर्मीली, डरपोक लड़की जिसने खुद आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार किया, फिर उसी इंसान को ठुकरा भी दिया जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आज रात इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया था। ये सोचकर भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर मैं आज रात उसके साथ नहीं आया होता, तो शायद अपनी पूरी जिंदगी में इस बेवकूफ लड़की को दोबारा कभी नहीं देख पाता। वह किसी को भी जरा सा भी निश्चिंत नहीं होने देती थी। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। धीरे से उसके घुटने को दबाते हुए पूछा, अब भी दर्द हो रहा है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने ऊपर देखा। सोफिया सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। सांसें बिल्कुल सामान्य थीं। यह वाली सोफिया भी कमाल थी। सिर्फ एक कैन बियर, और इतनी बुरी तरह नशे में। वह हमेशा जल्दी नशे में होने के लिए मशहूर थी, लेकिन उतनी ही जल्दी उसका नशा उतर भी जाता था। जब उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का सा हिल रहा है, तो उसने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। धीरे से कुछ बुदबुदाई। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजरें अब भी थोड़ी धुंधली थीं। उसका सिर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे कोई हथौड़े से मार रहा हो, और उससे पहले की सारी यादें खाली थीं। जैसी उम्मीद थी, वह सचमुच नशे में थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। बस इतना महसूस हो रहा था कि इस तरह टिककर रहना बहुत आरामदायक है। एक पल बाद उसे अचानक एहसास हुआ, उसका सीना किसी की पीठ से कसकर लगा हुआ था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, अपने सामने चौड़े कंधों को देखा और चुप हो गई। फिर वह अचानक सीधी होकर बैठ गई,
जल्दी से उस पीठ से अलग हो गई, इतनी तेजी से कि वह लगभग जमीन पर गिर ही गई। मैंने समय रहते कहा, मेरी आवाज सुनकर। जब उसे एहसास हुआ कि उसे उठाकर ले जाने वाला मैं था, तो वह तुरंत कुछ सहज हो गई। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वह अब भी कुछ देर पहले मेरी पीठ से लगी हुई थी। उसका चेहरा शर्म से गहरा लाल हो गया। वह तुरंत थोड़ा दूर हट गई, मानो एक सुसंस्कृत लड़की की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, शर्म से भरी हुई। क्या आप मुझे नीचे उतार सकते हैं? मैं खुद चल सकती हूं। तुम पहले नशे में थीं और बुरी तरह गिर गई थीं। कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर मैंने धीरे से उसे नीचे उतार दिया। उसने चारों तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि हम स्कूल के पास पहुंच चुके थे। बस थोड़ा सा और चलते तो उसके किराए के कमरे तक पहुंच जाते। इतनी दूर तक मेरे द्वारा उठाकर लाए जाने पर सोफिया को बहुत अपराध बोध हुआ। बिना सोचे समझे उसने धीरे से पूछा, क्या मैं बहुत भारी थी? तुम्हारे घुटने में अभी भी दर्द है? पहले मैं ठीक से देख नहीं पाई थी। मेरे पूछते ही उसने तुरंत बात बदल दी। उसने अपना घुटना हिलाकर देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह नशे में धुत होकर गिर गई थी, उसका चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। कितनी शर्मनाक बात थी, और वह भी उसके सामने। वह तो मरने से पहले बस उसके दिल में अपनी एक अच्छी छवि छोड़ना चाहती थी। लेकिन शराब सचमुच सबसे बुरी चीज थी। वह शायद अब मुझे बहुत बुरा समझता होगा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि शायद उसे सच में दर्द हो रहा है। इसलिए मैंने पूछा, क्या तुम्हें अस्पताल जाना है? सोफिया ने तुरंत जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं, नहीं, जरूरत नहीं है। बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूं। हम दोनों चलते रहे। लगता हम दोनों चुपचाप चलते रहे। उसकी किराए की इमारत के नीचे पहुंचकर हम दोनों आमने सामने खड़े हो गए। आज रात घर जाते समय सावधानी से जाना। उसकी आंखों में एक पल के लिए बिछड़ने की अनिच्छा झलक गई, लेकिन मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा। सोफिया उस नजर को सह नहीं पाई और मजबूर होकर उसने सिर झुका लिया और नजरें फेर लीं। मैंने अचानक पूछा, क्या मैं तुमसे कल फिर मिल सकता हूं? सोफिया एक पल के लिए ठिठक गई। फिर उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा और तुरंत फिर से सिर झुका लिया। अपनी भावनाओं को छिपाते हुए बोली, मुझे कल कुछ काम है। तो परसों? मैंने फिर भी हार नहीं मानी। सोफिया का दिल हल्का सा कांप उठा। उस दिन भी मैं व्यस्त हूं। उसने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। उसके हाथ बेबस होकर शरीर के दोनों ओर ढीले लटक रहे थे। मैंने आगे कहा, तो उसके अगले दिन, अगले हफ्ते, या उसके अगले हफ्ते, अगले महीने? मैं लगातार तेजी से बोलता गया, बार बार उसके दिल की उस नाजुक डोर को छूता रहा। अचानक उसके दोनों छोटे हाथ कसकर मुट्ठियों में बंध गए। फिर उसने तुरंत सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखने लगी। क्या मैंने नशे में तुम्हें कुछ कहा था? मेरा उसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने साफ साफ कहा, तुमने कहा था कि आज रात तुम मरना चाहती हो। सोफिया सीधे मेरी आंखों में देखती रही। इस बार उसने नजरें नहीं चुराईं, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, उसकी आंखों के कोने तुरंत भीग गए। एक चमकता हुआ आंसू उसकी ठोड़ी से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। उसने रुंधे हुए गले से धीरे से कहा, वह बस नशे में कही हुई बातें थीं। मैंने अपने सामने रोती हुई लड़की को देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूंगा? सोफिया ने सुबकते हुए कहा, तुम विश्वास करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब घर जाना है। वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल मानो उसके भीतर कोई स्विच ऑन हो गया हो। उसने जोर से अपना हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, वह सब नशे में कही हुई बातें थीं। उसकी चिंता मत करो। उसका गुस्सा दिखाने का तरीका बिल्कुल किसी छोटे लाल पांडा जैसा था, जो किसी को डराने की कोशिश कर रहा हो। जरा भी डरावना नहीं, लेकिन कम से कम उसे गुस्सा करना तो आता था। यह सदी अच्छी बात थी। मैं हल्के से मुस्कुराया, अपनी नजरें नीचे करते हुए धीरे धीरे बोला, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, और मुझे तुम्हें नियंत्रित करने का कोई अधिकार भी नहीं है। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर मैंने सड़क की ओर देखते हुए, जैसे कोई पुरानी बात याद कर रहा हूं, कहा, यह बात सुनकर मेरा मजाक मत उड़ाना, लेकिन सोफिया का गला फिर से भर आया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं बोलता रहा, असल में इन सारे वर्षों में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है।
जब मैं खाना खाता हूँ तो सोचता हूँ कि कहीं तुम अब भी मिठाई को ही मुख्य भोजन तो नहीं मानती। जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या तुम भी पढ़ रही होगी। जब मैं काम करता हूँ न्यू तो सोचता हूँ कि क्या तुम्हारा बॉस भी मेरे बॉस की तरह बेवजह लंबी मीटिंग्स करवाता होगा। असल में मैंने तुम्हें अपनी भावनात्मक ताकत बना लिया था। जब पढ़ाई का दबाव बहुत बढ़ जाता, या परीक्षाएं मुझे थका देती या काम मुझे परेशान कर देता, या मैं उलझन में पड़ जाता, जब मेरा तन और मन दोनों थक जाते, तब मैं तुम्हारे बारे में सोचता। मैं सोचता कि इस समय तुम क्या कर रही होगी। तुम मेरी उम्मीद थी। ये सुनकर सोफिया ने सिर झुका लिया और मेरी बात बीच में ही काट दी। लेकिन मैं तो कॉलेज तक भी नहीं पहुंच पाई। मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं मिली, मेरे पास कोई शिक्षक नहीं है, मेरा कोई बॉस भी नहीं है, और मेरे पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते। मैं तो उस चूहे जैसी हूं जो बारिश होने पर सीलन और फफूंदी की बदबू से भरे किराए के कमरे में छिपा रहता है। मैं शायद ही कभी धूप देखती हूं। मैं किसी की भावनात्मक ताकत नहीं हूं, और मैं तुम्हारी उम्मीद भी नहीं हूं। उसकी आवाज धीरे धीरे और भी धीमी होती गई। अब उसकी भावनाएं पूरी तरह काबू से बाहर थीं। बड़े बड़े आंसू एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में उसके चेहरे से बह रहे थे। ये बातें वह कभी भी एथन कार्टर से कहना नहीं चाहती थी। उसे तो हमेशा इसी बात का डर रहा था कि कहीं एथन को यह सब पता ना चल जाए। वह तो बस उसके दिल में अपनी एक अच्छी छवि बनाए रखना चाहती थी।